आप अमित आपके जी, प्रवक्ता हैं, अमित आप जी, आपकी बात कीजिए। ये आपके घिसी-पिटी नेता लाइनें ईडी कब के तक सामने सुने जाने जनता? से डर क्यों रहे हैं? किस अगर वो किस कट्टर किस ईमानदार हैं तो ईडी से किस भागे किस भागे क्यों फिर साबुन रहे से अमित मलते जी, हुए हैं? ये आप बताइए हम अमित जी, दर्शकों को। मतलब राणा जी, अमित जी सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ। जब राघव चड्ढा का वकील कोर्ट के सामने ये कहता है कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो हाँ। आपके ऑडियंस ये समझेंगे कि माफी मांगना इज एडमिशन ऑफ मिस्टेक जी। और एरर और हाँ। षड्यंत्र, वट एवर यू मे कॉल इट। तो बिल्कुल। जब आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम हाँ। मानते हैं कि हमने ये किया, एडमिशन ऑफ गिल्ट है ये। हाँ। जब एडमिशन ऑफ गिल्ट है, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट, और राघव चड्ढा के बारे में यही कहूंगा कि बड़े कॉन्फिडेंस से राघव चड्ढा वहां गए थे, तभी हाँ। उन्होंने ये समझिएगा कि उन्होंने ना सिर्फ धनखड़ जी को इसमें पार्टी बनाया, बल्कि राज्यसभा सेक्रेटरिएट को पार्टी बनाया, प्रिविलेज कमेटी को पार्टी बनाया। लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये हाँ। हालत हो गई है आज आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद भी जो निर्लजता उनके नेताओं और प्रवक्ताओं के बीच में है, वो देख के मुझे लगता है दिल्ली की जनता शर्मसार होगी कि हमने कैसे लोगों को अपने सर पे अपना नेता बना के बिठा दिया। ये शर्मनाक बात है। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टिप्पणी दी है ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट एज रखते हुए उनको इशारा दिया है कि भैया बिल्कुल। पहली बार के पार्लियामेंटेरियन हैं और सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट एज देते हुए हाँ। ये कहा है कि आप जाके राज्यसभा चेयरपर्सन से मिलके माफी मांग लीजिए अनकंडीशनल। लेकिन साथ ही में ये भी कहा है कि उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो आपको माफ करें बिल्कुल, या ना बिल्कुल। करें। हाँ। अगर वो माफ नहीं करते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनकी सदस्यता बिल्कुल। 100% जाएगी, जो कि जानी भी चाहिए। डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आज बहुत ही नाउमीदगी हुई मुझे आम आदमी पार्टी के नेता अमित जी को सुन के, क्योंकि वो अपने जिस नेता को डिफेंड करने आए हैं उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि उसकी हिस्ट्री क्या है और वो निलंबन का कारण क्या है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहां पे ये बता दूं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी डेस्परेट थी। साम दाम दंड भेद, चाहे उनको कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि विजिलेंस और सर्विसेज डिपार्टमेंट उनके हाथ से निकल जाएंगे और उनके भ्रष्टाचार की सारी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब राज्यसभा में ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट होने जा रहा था, तो राघव चड्ढा जी ने वहां पे राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी की मांग उठाई। सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के रूप में उन्होंने जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिया, उनसे अप्रूवल लेना तक जरूरी नहीं समझा, जिसके ऊपर फर्जीवाड़े का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। और राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस जो थे पीयूष गोयल जी ने 11 अगस्त को उनकी सस्पेंशन के लिए एक मोशन मूव किया, जिसको कि राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने सर्वसम्मति से अप्रूव करते हुए उनकी इमीडिएट इंडेफिनेट सस्पेंशन का ऑर्डर दिया और साथ ही में प्रिविलेज कमेटी को उनका केस रेफर कर दिया। लेकिन राघव चड्ढा जी की निर्जलता देखिए कि इसके बाद भी माफी मांगने की बजाय उल्टा उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भैया मेरे को निलंबन कर दिया गया है और इनडेफिनेट निलंबन कर दिया गया है। और निर्लजता उनकी देखिए कि यहां सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने किस किस के ऊपर ये केस डाल दिया, किस किस को उन्होंने इसके अंदर वो बना लिया, मेंबर बना लिया। वो थे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, वो थी पूरी प्रिविलेज कमेटी, और वो थे चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। सबसे बड़ी बात चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और दूसरी बड़ी बात, जब उनके खुद के सॉलिसिटर कहते हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो वो आम आदमी पार्टी का फिर से चरित्र दिखाता है कि शूट एंड स्कूप, इल्जाम लगाओ भाग जाओ, पकड़े जाओ तो पैर पकड़ के किसी तरह से माफी मांगने का प्रयास करो। यही इनके सरगना भी कई बार कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और यही अब राघव चड्ढा को भी करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत उनके सामने यह है कि जब आप
अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तर्क टिप्पणी दी है। उन्होंने 3 बातें कही। एक तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप जगदीप धनखड़ जी से मिलके माफी मांगिए, मीट एंड टेक हिज अपॉइंटमेंट। और तीसरा, ये उस समय जगदीप धनखड़ जी के ऊपर है कि वो आपको माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी अब वो ना सिर्फ जगदीप धनखड़ जी के रहमो करम के ऊपर है कि वो उन पे दया खा के माफ कर दें, वरना उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में इस समय राघव चड्ढा फंस गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सॉलिसिटर कहते हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं। तो ये उनके लिए शर्म की बात है। आशीष जी एक लाइन उस पर भी बोल दीजिए जो रमेश बिधूड़ी ने कहा था। सर, उसके लिए इमीडिएटली माफी मांग ली गई थी, इमीडिएटली। बात समझिएगा, गलती। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप जाके माफी मांग लीजिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फांसी चढ़ाने की बात नहीं की, माफी मांगने की बात की है। अगर उन्होंने तभी माफी मांग ली होती तो शायद ये मुद्दा यहां तक गया भी नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट में गया कौन है? खुद राघव चड्ढा गए हैं। कोई बीजेपी, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई और तो नहीं गया ना, सेक्रेटेरिएट से तो कोई नहीं गया, खुद राघव चड्ढा गए हैं। उनको अपनी खुद की बेइज्जती कराने का शौक है तो कराएं। राणा जी, जी राणा जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि आपके व्यूअर्स ये समझ लें कि संविधान विशेषज्ञ ज्ञान प्रकाश जी बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी तरफदारी करते हुए ये बातें नहीं कही, उन्होंने सिर्फ सत्य का साथ दिया। वो बात अलग है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और अमित जी आज असत्य, झूठ, फरेब की तरफ खड़े हुए खुद को पा रहे हैं, इसलिए उनके पास कुछ कहने को, दलील देने को, सफाई देने को है नहीं। और वो फटाफट से पहले डिबेट के 10 मिनट के अंदर ही सरेंडर कर गए हैं। लेकिन यहां पे सोचने का विषय ये है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो राघव चड्ढा जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, या मैं कहूंगा ये उन्होंने गलती नहीं की, ये उनका षड्यंत्र था। किसी तरीके साम दाम दंड भेद दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने से रोकने का उनका एक लास्ट प्रयास था। वो बात अलग है कि वो पकड़े गए, इसलिए जब पकड़े गए तो भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो भी वो हठ धर्मी रहे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ मारी है तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश में एक कोटेशन है राणा जी, जो कहती है पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, दे चेंज व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज। यानी लोग तब नहीं बदलते जब उनको बदलने को कहा जाता है, लोग तब बदलते हैं जब उनके पास बदलने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचता नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो माफी मांगने का कृत है इस समय, ये उनका बड़प्पन नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। मरता क्या ना करता, इस समय वो ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि या तो अपनी सदस्यता खो दें, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट के पास वो सीधा ही चले गए हैं। इससे ऊपर कुछ जाने का है नहीं। अब या तो उस कोर्ट की बात माने और अनकंडीशनल माफी मांगे, यानी थूक के खुद चाटे, और नहीं तो अपनी सदस्यता खोएं। तो इनके सामने इस समय अपनी सदस्यता खोना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। और जब जब ऐसी ऑप्शन आई है, ये गद्दी के लोभी लोगों ने गद्दी को पकड़े रखने के लिए अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दी है। इनके सर्वोच्च नेता ने भी कई बार अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दी। वो सर्वोच्च नेता जो कहा करता था कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लग जाए ना, तो हमारी पार्टी का रूल है पहले रेजिग्नेशन बाद में इन्वेस्टिगेशन। वो कट्टर ईमानदार नेता आज खुद ईडी के सामने जाने से डर रहा है, भागता फिर रहा है, और आज ये कह रहा है कि तुम जितनी मर्जी कर लो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं देंगे रेजिग्नेशन। ठीक है इसका मतलब आम कुछ अपने मन से थोड़ी कर रहे होंगे, एसोसिएट कर रही है। राघव चड्ढा से खुद को अलग कर लिया आम आदमी पार्टी ने, ये कह के कि राघव चड्ढा का खुद का डिसीजन है, जैसे कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से खुद को अलग किया। ये तो राघव चड्ढा जी के लिए सच में डूब मरने जैसी बात है कि जिस पार्टी के लिए वो अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं, जरा सी मुसीबत आते ही उस पार्टी ने खुद को उससे अलग कर लिया। जा भैया, तेरी मुसीबत है, खुद निबट। काश राघव चड्ढा जी ये सुन रहे हो अमित शर्मा जी की बात।
चलिए राघव चड्डा, राणा जी जी। चलिए राघव चड्डा अलग है, तो क्या पार्टी सुप्रीमो ने उनके इस एक्शन को एक बार भी कंडेम किया इतने दिनों में? हाँ ये बिल्कुल, उसी ये उसी विषय सवाल है पर मैं आ 11 रहा था अमित अगस्त जी का। के साथ। क्यों? जी मेरा राणा जी मेरे पास एक सवाल है। हाँ मेरे पास एक सवाल है जी। कि क्योंकि एक पर्सनल सवाल है लेकिन इस समय जुड़ा हुआ है हाँ। कि क्योंकि राघव चड्डा जवाई राजा नहीं बन पाए, इसलिए क्या उनको अलग थलग कर दिया गया है? अब उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी की लाइन पे है या नहीं है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, कौन सा बिल्कुल डिबेट का गलत वास्ता बात हो नहीं गया? कह रहा, आप गलत बात कह रहे हैं। आप बताइए मैं राघव कह दूं? चड्डा से हाथ धोने की मैं वजह कह- क्या है? वो तो मैं कह दूं आपका वो- अनुयायी है, छोटा भाई है। नहीं, एक बार भी सुनिए एक बात, अगर एक बार भी केजरीवाल उनके एक्शन को कंडेम नहीं करते, उनके एक्शन की भर्त्सना नहीं करते, कम से कम उनसे अच्छी तो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने महुआ ये क्या मोर्चा से एलिगेंस अपना लगा था? किनारा पर्सनल- ऑफिशियल किया। पर्सनल क्यों लेना स्पोक्सपर्सन ने उसपे? आके कहा पर्सनल क्यों लेना TMC कोई उसपे? लेना देना नहीं है, पर्सनल तो क्यों फिर लेना? आप ये मानेंगे कि आशीष जी, उनका भी हाँ। पूरा हाथ है इसमें? आशीष जी, आशीष कौन सा बिल्कुल डिबेट का गलत वास्ता बात हो नहीं कह गया? रहा, आप गलत बात कह रहे हैं। आप बताइए मैं राघव कह दूं? चड्डा से हाथ धोने की मैं वजह कह- क्या है? वो तो मैं कह दूं आपका वो- अनुयायी है, छोटा भाई है। नहीं, एक बार भी सुनिए एक बात, अगर एक बार भी केजरीवाल उनके एक्शन को कंडेम नहीं करते, उनके एक्शन की भर्त्सना नहीं करते, कम से कम उनसे अच्छी तो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने महुआ ये क्या मोर्चा से एलिगेंस अपना लगा था? किनारा पर्सनल- ऑफिशियल किया। पर्सनल क्यों लेना स्पोक्सपर्सन ने उसपे? आके कहा पर्सनल क्यों लेना TMC कोई उसपे? लेना देना नहीं है, तो पर्सनल फिर क्यों आप लेना? ये मानेंगे कि आशीष जी, उनका भी हाँ। पूरा हाथ है इसमें? आशीष जी, जवाब दीजिए ना अमित जी जवाब दीजिए ना बात का। जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देंगे तो सवाल उठेंगे। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। अमित जी आज नाराज उन्होंने होकर भागने चले गए में हैं इस सवाल से। दौड़ा दौड़ा भागा भागा ठीक। से। सर ये नाराज नहीं है, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा पार्टी है, जैसे उनके सुप्रीमो ईडी ठीक से है, भाग ठीक रहे है, हैं। ठीक है। बस ऐसे आशीष जी, मैं अमित भी यही जी कहना इस चाहता हूं डिबेट कि से भाग पर्सनल गए सवाल हैं। ना हो। राणा जी, खड़े मैं वही हैं। आपकी मैं सवाल समझ गया राणा हाँ, जी। उस पटल पर तो गंभीर राणा नजर जी मैं आए। सवाल समझ गया। जी मैं सवाल समझ गया। पॉलिटिक्स में हम लोग कहते हैं दो तरह के नेता होते हैं। हाँ। एक वो जो ग्रास रूटर होते हैं, हाँ। यानी जमीन से जुड़े हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए, हाँ। और एक होते हैं पैराशूट ट्रूपर्स होते हैं। हाँ। एक ग्रास रूटर और एक पैराशूट ट्रूपर्स। तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता आप जो देखेंगे वो पैराशूट ट्रूपर्स हैं, उन्होंने कभी ग्रास रूट लेवल पे काम किया ही नहीं। आप बीजेपी कैडर देखेंगे ना सर, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं एक आदमी को मंडल पदाधिकारी बनने में, अगले 10 साल लग जाते हैं जिला पदाधिकारी बनने में, और फिर 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहीं जाके कोई आदमी एमएलए एमपी बनता है। तो जब वो ग्रास रूट लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो सारे प्रोज एंड कॉन्स गेम के समझ चुका होगी। जी राणा जी, मैं यहाँ पे सर की बात से काफी हद तक इत्तेफाक रखूंगा, ज्ञान प्रकाश जी की बात से, जब उन्होंने कहा कि इन लोगों को सफलता हजम नहीं हुई। ये सच्ची बात है, क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिबेट में लेना अच्छा नहीं है, डैश को अगर घी खिला दो ना तो उसको हजम नहीं होता। ये सच्ची बात है जो इनके साथ सत्य हो रही है। लेकिन एक और मुहावरा है जो मैं कह के अपनी बात दर्शकों को समझाना चाहूंगा, और वो ये है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो ना तो फिर वो मालिक की गर्दन ही काट देता है। तो यहां पे जब इनको अनकंडीशनल पावर मिल गई, ऐसी अनप्रेसिडेंटेड पावर मिल गई जो शायद सपने में इन्होंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर ऐसा प्यार बरसाया, ऐसा मान सम्मान इनको दिया, ऐसा विश्वास किया कि जो ये प्रचंड बहुमत लेके आए वो एक षड्यंत्र के तहत है। वो समझते समझते लोगों को काफी टाइम लग गया, क्योंकि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे, एक अलग तरह की राजनीति लेके आएंगे, ऐसे वादे लेके आए थे, तो उस समय जनता को नहीं पता था कि जो आदमी कहता है कि भैया मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मेट्रो पे चलूंगा, लेने रामलीला मैदान में सारे मंत्री मेट्रो से आए थे, वो आज कितनी गाड़ियों के फ्लीट पे घूम रहा है। जो कहता है छोटा सा बंगला नहीं, मुझे एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, आज वो अपने बंगले पे 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। लोगों को नहीं पता था कि जो बच्चों की शपथ खा रहा है मैं बीजेपी कांग्रेस की मेरा मदद सवाल नहीं लूंगा, आशीष जी वो ये ये है, सब करना शुरू कर देगा। आशीष आज जी, लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे आशीष जी, हैं, आज आशीष लोग जी, हकीकत देख रहे हैं। आशीष जी,
मैं यहाँ पे एक बात ये कहूंगा राणा जी, हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि कभी भी कोर्ट भी ये चीज देखता है, किसी के अगेंस्ट भी कोई अगर कोई कंप्लेंट आती है, पुलिस भी ये देखती है कि ये आदमी है, ये पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। यानी जो मैंने शब्द कहा, ये जो की गई है ये गलती है या सोची समझी साजिश या षड्यंत्र है। यहां पे हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी शुरू से यही करती आई है। उनके 2-3 मोडस ऑपरेंडी हैं काम करने के। पहला मोडस ऑपरेंडी है कि वो किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं, झूठा हो सच्चा हो, माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसमें क्या करता था शाहरुख खान या सलमान खान, कौन था मुझे याद नहीं, वो अपनी जेब में एक राखी लेके चलता था, हर लड़की को पटाने की कोशिश करता था, जो पट गई तो ठीक, वरना जहां पड़े चप्पल पड़ने लगी है, जेब से राखी निकाल के आगे कर देता था। इनका वही वाला हाल हो गया है, ये हर किसी पे नहीं, लेकिन मैं तो ये सारी पार्टियों के लिए मैंने सवाल पूछा था। आशीष मांग लेते हैं। राणा जी आप एक बताइए, आज से पहले भी, आप सरकार आने से पहले भी दिल्ली के अंदर कभी बीजेपी सरकार थी, कभी कांग्रेस सरकार थी, दोनों के रहते हुए कभी आपने इतनी खटपट सुनी? कभी एलजी का नाम भी सुना? कभी एलजी के साथ इतना द्वंद्व हुआ हर छोटी छोटी बात पे? कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागा गया? कभी आपने सुना कि किसी ने इसको क्या कहते हैं आप लोग, विधानसभा में इस तरह के संविधानिक जगह पे, संविधानिक पद पे रहते हुए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए? कौन एलजी? किसका एलजी? कहां का एलजी? ये एलजी क्या हमारे सिर पे आके बैठेगा? एक चीफ मिनिस्टर को कभी आपने ये कहते हुए सुना, मैं लेट जाऊंगा, 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा, मैं अराजक हूं? इस तरह के वक्तव्य, इस तरह का आचरण, इस तरह की सभ्यता, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की सोच कभी आज तक किसी पार्टी ने दिखाई क्या? आप ये तो सोच के देखिए ये किस तरह की पार्टी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था आशीष राणा जी मैंने क्या कहा आपको, दाल में हमेशा नमक होता है। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, तो दाल में नमक होता है और होना भी चाहिए, मगर इनके केस में नमक में दाल है, इसलिए ज्यादा एकदम हाईलाइट हो जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं कि दाल में नमक तक ठीक है, नमक में दाल नहीं चला करती। आप सोच के देखिएगा, ये एक इतनी बढ़िया पॉलिसी लेके आते हैं कि जी हम लिक्वर पॉलिसी लेके आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उसके बाद जैसे ही एलजी साहब कहते हैं इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा रही है, पॉलिसी रोल बैक कर लेते हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे ये खुद उसके अंदर आते हैं, ये कहते हैं कि भैया जो मर्जी जांच करा लो, हम जांच में सहयोग देंगे, जांच के लिए बुलाया जाता है तो भाग जाते हैं। यानी हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन। जब इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर दिखेगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिखेंगे, तो सवाल तो अपने आप उठेंगे कि भैया वो तुम थे जो कट्टर ईमानदार थे, तुमसे तो ये अपेक्षा नहीं थी। ठीक है, मुद्दे से भटक जाएंगे। मेरा सवाल जो था मेरा यही था कि आखिर नेताओं में गंभीरता को लेकर, और मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि एमसीडी के समय पर भी हमने वो देखा, आपकी पार्टी के नेता भी टेबल पर चल रहे थे, उन्होंने भी कुर्सियां फेंकी जी, तो ये गंभीरता तो हर तरफ से होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीरता हर तरफ से होनी चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको कहा कि पहली बात तो ये कि आपने एमसीडी इलेक्शन का जिक्र किया, तो एमसीडी इलेक्शन में हमने एमसीडी की मेयर जो आप पार्टी की शैली ओबरॉय हैं, हम सब ने उनका वीडियो देखा कि कैसे वो अपने सदस्यों को इंस्टिगेट करती हैं और उसके बाद पूरा बवाल शुरू होता है। नहीं, उससे पहले भी बवाल हुआ था, देखा और दिखाया। हाँ जी, उससे पहले भी बवाल हुआ था। नहीं, बवाल तो पहले भी हुआ था ना, बवाल तो इसलिए हुआ, बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमेशा से अथॉरिटी को चैलेंज करने की आदत है। जब वहां पे अथॉरिटी ये कह रही है कि भाई पहले जो एल्डरमैन बनाए गए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, एलजी साहब ने देखो 250 सांसद पार्षद बने, उस 250 में से 10 सिर्फ जो थे वो एलजी साहब ने वो किए, मनोनीत किए, तो उनको कहा गया कि पहले इनको शपथ दिला देते हैं ताकि ये भी जाने वाले बने, एलजी साहब भी जाए तो चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले और बाद के ऊपर ही बवाल कर दिया उन्होंने कि नहीं भैया इनको पहले क्यों दिला रहे हो, अथॉरिटी को चैलेंज करने की। ज्ञान प्रकाश लास्ट कमेंट इस पूरे मामले पर आप किसी को नहीं समझते। ज्ञान बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी एक चीज हमेशा हम लोग मानते हैं, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल, देखिए पार्लियामेंट वही है, आर्मी वही है, कोर्ट्स वही है,
ईडी वही है, सीबीआई वही है, और अराउंड जियो पॉलिटिक्स वर्ड की वही है। अमेरिका भी वही है, चाइना भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। लेकिन पॉलिटिकल विल नाम की वो चीज होती है जिसकी वजह से पिछले 9 साल में जो भारत का कहां से कहां वर्ल्ड लेवल पे रुतबा था और आज कहां है वो हम देख रहे हैं। हमारी सेना का शौर्य पहले भी वो दिखा सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। ईडीआई सीबीआई पहले भी छापे मार सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले भी पास हो सकता था, पॉलिटिकल विल नहीं थी। राम मंदिर पहले भी बन सकता था, पॉलिटिकल विल नहीं थी। 370 पहले भी हट सकता था। आशीष जी, मैं इसी बात पर आपको टोक रहा हूं। एकदम से ऐसे मत कहिए कि पहले शौर्य नहीं था, अब ज्यादा हो गया है। कारगिल युद्ध भी जीता था हमने। नहीं सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा शौर्य नहीं था। मैंने हमेशा से शौर्य अपनी सेना पे है और रहेगा। मैंने कहा पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये स्टेटमेंट उनको किसी ने नहीं कही थी, पहली गोली मत चलाना। पर अगर पहली गोली वहां से चले तो फिर गिनना मत कि कितनी गोलियां चलाई हैं। ये शब्द नहीं कहे गए थे। और दूसरा, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो विरोधाभास उनके अंदर है, चाहे वो लिक्वर पॉलिसी को लेके हो। अभी रिसेंट मामला क्या चल रहा है आपको पता है? आज ही हाई कोर्ट ने इतनी जबरदस्त, आज 1 घंटा पहले लताड़ लगाई है आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, और उन्होंने 5 बातें कही हैं। पहली बात, देश और दिल्ली की जनता को खासकर साफ हवा देना आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो गैस चैम्बर में रह रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप कोर्ट की बातों को भी ध्यान नहीं रख रहे हो, ये आपकी निष्क्रियता है। और आप ये सब चीजें जो आपके लिए चुनना सरकार आपको लाए, जनता चुन के लाई, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये आपकी विफलता है। और दूसरी बात, आप ये समझिएगा कि पहले ये वही आम आदमी पार्टी थी जो कहती थी कि दिल्ली का प्रदूषण का जिम्मेवार पंजाब है। अब पंजाब में इनकी अपनी सरकार हो गई तो पंजाब एक लाइन और कही है हाईकोर्ट ने। आशीष जी, हाईकोर्ट ने एक लाइन और कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन सारी सरकारों को मिलकर सुझाव देने होंगे, हलफनामा दायर करना होगा और बताना होगा कि कैसे कम कर पाएं, क्योंकि जितना प्रदूषण दिल्ली में उतना नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है। जी, मैं एक लाइन यहां पे बता दूं आपको, क्योंकि आज हम आम आदमी पार्टी पे बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा उसके ऊपर ही फोकस रह के अपने आप की बात कर रख रहा हूं। ठीक 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले 3 नवंबर 2022 को इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई पंजाब की वजह से जो प्रदूषण हमारा दिल्ली में आ रहा था वो हम अब कम करने जा रहे हैं। रिपोर्टर ने पूछा आपने अभी तक किया क्यों नहीं, पंजाब में तो आपकी सरकार है। 1 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। वो मैंने देखी है, उन्होंने कहा कि हमारी गलती है, हमें समय नहीं मिला, मार्च में सरकार बनी है, वो तो मैंने सुना है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, मेरा सवाल जो था, नहीं आशीष जी मुद्दे से भटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए आशीष जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि जो पार्टियों के अंदर आप नेता के एक गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, वो उनका डीएनए देख के पता चलता है, सभ्यता संस्कृति देख के पता चलता है। जहां एक पार्टी का नेता फोर्जरी कर रहा है एमपी, दूसरी पार्टी का नेता कभी आंख मार रहा है, कभी जफ्फी पा रहा है, कभी फ्लाइंग किस दे रहा है, तो वहीं पे हमारा नेता जो है वो संविधान के इस मंदिर में सीढ़ियों को माथा लगाते हुए लेकिन आप ही के एक नेता सदन में खड़े होकर फिर तू तड़ाक भी करते हैं। आशीष जी वो वाला कांड भी शामिल कीजिए ना। आशीष जी रमेश बिधूड़ी वाली लाइन भी ऐड कर लीजिए इसमें, अच्छा लगेगा, फिर बराबर हो जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा, देखिएगा, मैंने पहले ही आपसे कहा कि नमक दाल में अक्सर होता है, लेकिन नमक में दाल नहीं होती है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा को कड़ी फटकार लगाते हुए एक बेहतर नसीहत दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी, बेहतर होगा आप सभापति से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग ले, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई दीपावली के बाद होगी। राज्यसभा से निलंबन के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले के निपटारे के लिए माफी का रास्ता उचित है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा पहले राज्यसभा सभापति से मिलकर लिखित तौर पर माफी मांगे, जिसके बाद सभापति उनके निलंबन वापसी पर गौर करेंगे। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा की ओर से उनके वकील ने कहा कि राघव चड्ढा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि पूरे मामले में आप सांसद राघव चड्ढा का सदन की गरिमा पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार संसद के निलंबन पर सवाल उठाने वाले राघव सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी मांग ले, तो भी जिस मुद्दे पर उन्हें निलंबित किया गया उसका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं, नेता है आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी से। और ज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का स्वागत है AMV नेटवर्क पर। अमित शर्मा जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि माफी मांग लो, तो माफी मांग लीजिए। देखिए, माफी भी मांगेंगे, लेकिन एक हमारे गांव में कहावत है कि सीधे का मुंह कुत्ता भी चाट जाता। रमेश बिधूड़ी जी का वो मैं लोकसभा सदन में जो भड़ुआ कहने से नहीं, आतंकवादी कहने से नहीं पीछे हटे, उनसे उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उन पे कोई सस्पेंडेंस नहीं, कोई उस पर कोई किसी प्रकार को किसी की आपत्ति नहीं। लेकिन सभापति की इजाजत के बगैर अपना बात रख दिया सदन के अंदर, तो उसको सस्पेंड कर दे रहे और माफी मांगने की बात कर रहे आपको। ये शर्म की बात है। ये देश का लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने की। राघव चड्ढा का निलंबन क्यों हुआ था? क्या आरोप है उन पर? राघव चड्ढा का निलंबन क्यों हुआ था? आरोप क्या है उन पर? राघव चड्ढा जी के, देखिए राघव चड्ढा जी के ऊपर आरोप नहीं रहा। आरोप तो इन्होंने पूरी पार्टी के ऊपर लगा रखी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा रखी है, लेकिन आरोप साबित करने का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। निलंबन क्यों हुआ था मैं वो जानना चाहता हूं, जरा आप ही बता दीजिए, फिर आप कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, तो आप ही बता दीजिए, बेहतर होगा। नहीं, आप बता दीजिए, वो बेहतर होगा। नहीं, आप बता दीजिए ना, क्योंकि आपने कहा, आप सारी बातें आपने घुमा फिरा कर दी, तो आप ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए ना, एक बार मेरे दर्शक भी समझ लें कि आखिर उनका निलंबन हुआ क्यों था। अमित जी, देखिए उनका हाँ, सभापति के बिना परमिशन का उन्होंने अपनी बातें उठाई थी, हाँ, इस वजह से उनका निलंबन हुआ था। और फर्जी दस्तखत का कोई मामला नहीं था? अपने 5 दस्तखत का साथियों मामला के फर्जी दस्तखत किए थे उन्होंने कमेटी को अपना नाम भेजने के लिए, यह कोई मामला नहीं था उन पर? दस्तखत का मामला 5 साथियों के नहीं, इस पे कोई आपत्ति, चलिए ठीक इसका नहीं है, पता। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए कि किस मामले पर सुनवाई हुई थी और क्या पूरा मामला था। एक बार पढ़ लीजिए, मैं समय देता हूं। आशीष हांडा जी, उनका कहना है कि हमारे लिए तो कार्रवाई हो जाती है और आपके नेता रमेश बिधूड़ी कुछ भी कह जाएं, उनके लिए कुछ नहीं होता है, उन्हें तो और प्रमोशन मिल जाता है। राणा जी, आपको, मेरे दोनों लर्नेड को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आज बहुत ही नाउमीदगी हुई मुझे आम आदमी पार्टी के नेता अमित जी को सुन के, क्योंकि वो अपने जिस नेता को डिफेंड करने आए हैं उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं कि उसकी हिस्ट्री क्या है और वो निलंबन का कारण क्या है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहां पे ये बता दूं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी डेस्परेट थी। साम दाम दंड भेद, चाहे उनको कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ने पड़े,
चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि विजिलेंस और सर्विसेज डिपार्टमेंट उनके हाथ से निकल जाएंगे और उनके भ्रष्टाचार की सारी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब राज्यसभा में ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट होने जा रहा था तो राघव चड्ढा जी ने वहां पे राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी की मांग उठाई। सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के रूप में उन्होंने जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिया उनसे अप्रूवल लेना तक जरूरी नहीं समझा, जिसके ऊपर फर्जीवाड़े का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। और राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस जो थे पीयूष गोयल जी ने 11 अगस्त को उनकी सस्पेंशन के लिए एक मोशन मूव किया, जिसको कि राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने सर्वसम्मति से अप्रूव करते हुए उनकी इमीडिएट इंडेफिनेट सस्पेंशन का ऑर्डर दिया और साथ ही में प्रिविलेज कमेटी को उनका केस रेफर कर दिया। लेकिन राघव चड्ढा जी की निर्जलता देखिए कि इसके बाद भी माफी मांगने की बजाय उल्टा उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भैया मेरे को निलंबन कर दिया गया है और इनडेफिनेट निलंबन कर दिया गया है। और निर्लजता उनकी देखिए कि यहां सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने किस किस के ऊपर ये केस डाल दिया, किस किस को उन्होंने इसके अंदर वो बना लिया, मेंबर बना लिया। वो थे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, वो थी पूरी प्रिविलेज कमेटी और वो थे चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा श्री जगदीप धनखड़ भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। सबसे बड़ी बात चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और दूसरी बड़ी बात, जब उनके खुद के सॉलिसिटर कहते हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो वो आम आदमी पार्टी का फिर से चरित्र दिखाता है कि शूट एंड स्कूप, इल्जाम लगाओ भाग जाओ, पकड़े जाओ तो पैर पकड़ के किसी तरह से माफी मांगने का प्रयास करो। यही इनके सरगना भी कई बार कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और यही अब राघव चड्ढा को भी करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत उनके सामने यह है कि जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तर्क टिप्पणी दी है, उन्होंने 3 बातें कही। एक तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप जगदीप धनखड़ जी से मिलके माफी मांगिए, मीट एंड टेक हिज अपॉइंटमेंट। और तीसरा, ये उस समय जगदीप धनखड़ जी के ऊपर है कि वो आपको माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी अब वो ना सिर्फ जगदीप धनखड़ जी के रहमो करम के ऊपर है कि वो उन पे दया खा के माफ कर दें, वरना उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में इस समय राघव चड्ढा फंस गए हैं, लेकिन फिर भी उनके सॉलिसिटर कहते हैं हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो ये उनके लिए शर्म की बात है। आशीष जी एक लाइन उस पर भी बोल दीजिए जो रमेश विधुड़ी ने कहा था। सर, उसके लिए इमीडिएटली माफी मांग ली गई थी, इमीडिएटली। बात समझिएगा, गलती। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप जाके माफी मांग लीजिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फांसी चढ़ाने की बात नहीं की, माफी मांगने की बात की है। अगर उन्होंने तभी माफी मांग ली होती तो शायद ये मुद्दा यहां तक गया भी नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट में गया कौन है, खुद राघव चड्ढा गए हैं। कोई बीजेपी, कोई लोकसभा, कोई राज्यसभा, कोई और तो नहीं गया ना, सेक्रेटेरिएट से तो कोई नहीं गया, खुद राघव चड्ढा गए हैं। उनको अपनी खुद की बेइज्जती कराने का शौक है तो कराएं। ठीक है। ज्ञान प्रकाश जी, पूरा मामला आपने पढ़ा भी होगा, समझ भी लिया होगा। अब मैं कानून के आधार पर यह समझना चाहता हूं कि आखिर राघव चड्ढा ने जो गलती की और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा भी कि जाकर माफी मांग लीजिए, तो इसमें आपको क्या क्या रास्ते नजर आते हैं कि क्या वो माफी ही मांग लेंगे या आगे कोई रास्ता बचता है उनके पास? देखिए, कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है। पार्लियामेंट की अपनी पावर्स हैं, जुडिशरी की अपनी पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स होती हैं। अब इसमें जो है, ये जो राघव चड्ढा जी ने जो कुछ भी किया, ये सदन के अंदर का मामला है जी। और इसमें जो प्रिविलेज कमेटी और सदन को और जो वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन साहब है, उनका एक्सक्लूसिव इसमें जुरिस्डिक्शन बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लिमिटेड इसमें रोल है। फिर भी अगर राघव चड्ढा जी वहां पे गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा लीनियंसी दिखाई है। क्योंकि ये मामला है फोर्जरी का जी। और फोर्जरी के बेस पे प्रिविलेज कमेटी अगर चाहे तो इनके खिलाफ एफआईआर के भी डायरेक्शन दे सकती है। प्रिविलेज कमेटी राज्यसभा ही दे देगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज्यादा लीनियंसी बरतते हुए ये कहा कि भाई जाके आप माफी मांग लो, अनकंडीशनल अपोलॉजी मांग लो।
हाँ। तो उसमें वो डिस्क्रिशन प्रिविलेज कमेटी का और जो खासतौर से जो चेयरमैन है उनका है कि वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। तो इनको मेरे हिसाब से आगे कोई लीगल रेमेडी नहीं रहेगी इनके पास। इनको अगर बचना है तो इनको सदस्यता बरकरार रह जाएगी इनकी, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि जो क्रिमिनल केस से भी बच सकते हैं ये, बशर्ते ये क्या कहते हैं जो है वहां पे जाके माफी मांग लें। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया इनके लिए जी। ठीक, तो हाँ ठीक। अमित जी अब तो पढ़ लिया होगा आपने कि क्या कुछ पूरा मैटर है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो अब आप जवाब दे दीजिए। आप माफी मांग लेंगे अब? देखिए मांग लेनी चाहिए माफी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है और न्याय पे तो हम लोगों को भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, मैं ये नहीं पूछना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खुद को भी लगता है कि हाँ वो हमने गलती की थी? जी बिल्कुल गलती थी। इसमें तो ये नहीं कह सकती कि अगर सिग्नेचर बढ़ा करके अपनी माइंडेड बढ़ाने की कोशिश करी थी तो ये गलती है और गलती मांग लेनी चाहिए माफी, सभापति से मांग लेनी चाहिए थी माफी। लेकिन हमारे आंडा जी कह रहे थे अभी बहुत सारी बातें कही कि हमारे नेता रमेश बिदुले जी माफी मांग ली है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती किया है और कहाँ कहाँ माफी मांगा है ये क्लियरेशन आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि हर एक बिंदु पे वो पहले ही बात कहती थी कि सीधा काबू वाली बात हो जाती है हमारी, कि आप लोगों ने बिल्कुल, हमारे ज्ञान प्रकाश जी भी कह रहे थे कि बचना मुश्किल है। हाँ, तो ये तो हकीकत बात है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार अपनी पूरी तंत्र विद्या लगा रखी है, चाहे वो कहीं से भी हो, एक पॉइंट। नहीं तो ये गलतियां तो आप खुद कर रहे हैं ना। मोदी सरकार ने थोड़ी कहा था कि भैया सिग्नेचर कर दो, अपना नाम सजेस्ट कर देना, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाना। ये क्या बीजेपी ने कहा था आपसे? एक गलती मानता हूं मैं कि एक गलती हुई है राघव। अरे आप आरोप लगा दीजिए ना, राजनीतिक फायदा हो जाएगा आपको। लगा दीजिए कि बीजेपी ने कहा था आपसे। नहीं, बीजेपी ने नहीं कहा था, ये बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो जरूर कह सकता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है मोदी सरकार की नाचुर हो गई। क्योंकि अब यही तो दिक्कत है ना कि गलती आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भैया वो हमें तंग कर रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। गलती तो आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आप ही गए। अभी यही बात ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मैटर ही नहीं बनता, लेकिन आपको लगा कि शायद वो कुछ कह दे, तो वहां से भी आपकी बात नहीं बनी। राणा जी, डिबेट हमारी ये है, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फ्लैशबैक में जाए, शराब नीति पे जाए, दिल्ली के, लेकिन मेरा मुद्दा इस पर नहीं, जो मेरा विषय है वो अलग है ना। जब मैंने शराब नीति पर बात की है तब भी आपसे मैंने बुलवाया था और आप ही ने कहा था कि शराब नीति गलत थी, वो लागू गलत की गई थी, शराबी नहीं बनाना चाहिए था दिल्ली की जनता को, आप ही ने कबूला था। लेकिन मैं अभी उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता अमित जी, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मेरा मुद्दा राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उनके द्वारा किए गए गलत हस्ताक्षर हैं, तो इसी पर बात करूंगा मैं। नहीं तो गलत हुई है और माफी मांग लेनी चाहिए राघव चड्ढा जी। तो कब जा रहे हैं माफी मांगने? देखिए इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा थोड़ा बताएंगे। और ये आम आदमी पार्टी का, हालांकि मेरे पार्टी लाइन से मैं हटके ही बात करता हूं, लेकिन जो इनका नजरिया दिखता है ना कानून के प्रति, संविधान के प्रति, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रति, वो बड़ा ही एक लचर दिखता है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर देंगे और वो क्या कहते हैं हो जाएगा। और ये उसी का परिणाम है कि आज जो है ये इतने बड़े संकट में फंसे हुए हैं। इन्होंने, इनके नेता ने किसी जमाने में कहा था कि भाई मैं जो है एक एनार्किस्ट हूं। अब वो एनार्किस्ट होते 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 वो क्रिमिनल साइड में पहुंच गए। वो एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं उनके बड़े बड़े नेता, उनको लगता था कि कानून से ऊपर वो हैं, वो कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे तो शायद वो कुछ क्या कहते हैं सरकार को दबा लेंगे। ये जो भीड़ तंत्र जो बनाने की उन्होंने कोशिश करी है जनतंत्र को, ये बेहद मतलब दुखदाई है। और आज वो दुख जो है उनको स्वयं हो रहा है। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं इन पे कभी हंसी भी आती है कि आप खुद ही गलती कर रहे हैं और खुद ही फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और खुद ही जब आपको सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता दे रहा है तो किस बात का आप अहंकार लेके बैठे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो जी धनखड़ जी से मिलते हैं और क्या कहते हैं चाय पीते हैं और वहां पे माफी मांगते हैं। बिल्कुल, और इनके वकील भी यही कह रहे हैं कि उम्र में सबसे छोटे हैं, माफी मांग लेंगे। लेकिन ये उम्र में छोटे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसकी बजाय ये कहें कि हमसे गलती होगी, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा।
नहीं, इनके केजरीवाल जी भी तो माफी मांगे, ने अभी तो कई बार कोर्टों में जाके माफी मांगी। बिल्कुल भाई गडकरी जी जब डिफेमेशन केसेस लगे उनके ऊपर, हाँ उनकी आदत थी कि कुछ भी किसी के बारे में बोल देना। अब जब डिफेमेशन केसेस लगे तो उन्होंने भी माफी मांगी। तो राघव चड्ढा तो उनसे जूनियर ही हैं, उन्हें माफी मांगने में ये तो माफी वाली पार्टी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हांडा जी आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ज्ञान प्रकाश जी ने वैसे भी सारी बातें आपके फेवर की कर दी हैं, तब तो मुस्कुराना बनता भी है। नहीं नहीं, मैं फेवर की नहीं कह रहा, लेकिन एक सच्चाई है कि भाई आप जिस समय बोलते हो, सदन के बाद जब बोलते हो, सदन के पटल पे जब बोलते हो, तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बातें क्यों कर देते हैं जो आपके लिए ही एक जो केजरीवाल का जी का एक वीडियो आया था। ज्ञान प्रकाश जी मेरा तर्क ये था क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपने फायदे की लाइनें उठा लेते हैं ना, और यहाँ तो आशीष हांडा जी को पूरी की पूरी वाक्य मिल गया है अपने फेवर में करने के लिए। जी आशीष राणा जी, इनके नेता ने सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए एक कहानी सुनाई थी, और उसका परिणाम आज ये है कि वो खुद कहानी बने फिर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसी सवाल पर मैं लौटूंगा। आशीष जी। राणा जी हाँ जी, राणा जी मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि आपके व्यूअर्स ये समझ लें कि संविधान विशेषज्ञ ज्ञान प्रकाश जी बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी तरफदारी करते हुए ये बातें नहीं कही, उन्होंने सिर्फ सत्य का साथ दिया। वो बात अलग है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं और अमित जी आज असत्य, झूठ, फरेब की तरफ खड़े हुए खुद को पा रहे हैं, इसलिए उनके पास कुछ कहने को, दलील देने को, सफाई देने को है नहीं, और वो फटाफट से पहले डिबेट के 10 मिनट के अंदर ही सरेंडर कर गए हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने का विषय ये है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो राघव चड्ढा जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, या मैं कहूंगा ये उन्होंने गलती नहीं की, ये उनका षड्यंत्र था। किसी तरीके साम दाम दंड भेद दिल्ली ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने से रोकने का उनका एक लास्ट प्रयास था। वो बात अलग है कि वो पकड़े गए, इसलिए जब पकड़े गए तो भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो भी वो हठ धर्मी रहे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ मारी है तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश में एक कोटेशन है राणा जी जो कहती है, पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, दे चेंज व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज। यानी लोग तब नहीं बदलते जब उनको बदलने को कहा जाता है, लोग तब बदलते हैं जब उनके पास बदलने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचता नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी का जो माफी मांगने का कृत्य है इस समय, ये उनका बड़प्पन नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। मरता क्या ना करता, इस समय वो ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि या तो अपनी सदस्यता खो दे, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट के पास वो सीधा ही चले गए हैं, इससे ऊपर कुछ जाने का है नहीं। अब या तो उस कोर्ट की बात माने और अनकंडीशनल माफी मांगे, यानी थूक के खुद चाटे, और नहीं तो अपनी सदस्यता खोए। तो इनके सामने इस समय अपनी सदस्यता खोना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। और जब जब ऐसी ऑप्शन आई है, ये गद्दी के लोभी लोगों ने गद्दी को पकड़े रखने के लिए अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दी है। इनके सर्वोच्च नेता ने भी कई बार अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी दी। वो सर्वोच्च नेता जो कहा करता था कि किसी के ऊपर भी इल्जाम लग जाए ना, तो हमारी पार्टी का रूल है पहले रेजिग्नेशन बाद में इन्वेस्टिगेशन, वो कट्टर ईमानदार नेता आज खुद ईडी के सामने जाने से डर रहा है, भागता फिर रहा है, और आज ये कह रहा है कि तुम जितनी मर्जी कर लो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं देंगे रेजिग्नेशन। ठीक है अमित जी, राघव चड्ढा ने जो गलती की उसको गलती कहें या कहें कि पार्टी की परंपरा थी उन्होंने भी निभा लिया। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह से एलिगेशन लगाते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, अब उन्होंने भी गलती की और माफी मांगने की तरफ आ गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राघव चड्ढा ने गलती की, माफी मांग लेनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, मैं आशीष जी की बहुत देर से सुन रहा था कि झूठ पर कौन सी सत्य की बात कर रहे हैं आशीष जी? आप लोगों ने पाप का गंगा धोने की बात कर दी है क्या? भारतीय जनता पार्टी में डुबकी लगा करके सारे पाप माफ हो जाते हैं क्या? आप भूल गए क्या वो अजीत पवार जी का, जो आपकी सुबह 8 बजे वो आपकी सरकार बनाते हैं और 8:30 बजे सरकार गिरा देते हैं, और उनपे कितने मुकदमे से वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। आप
ये अमित जी, आपके प्रवक्ता हैं, आपकी बात कीजिए। आपके नेता ईडी के सामने जाने से डर क्यों रहे हैं? अगर वो कट्टर ईमानदार हैं तो ईडी से भागे भागे क्यों गिर रहे हैं? ये बताइए अमित जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि ये घिसी पिटी लाइनें आखिर कब तक सुने जनता? मेरा सवाल या मेरा जो विषय है वो है ही नहीं आज भ्रष्टाचार को लेकर या ईडी की कार्रवाई को लेकर या सीबीआई की कार्रवाई को लेकर है ही नहीं मेरा सवाल। मेरा सवाल राघव चड्ढा के कृत्यों को लेकर है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर है, उसकी टिप्पणी को लेकर है। आप बार बार दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं, आप अपने मुद्दे तो संभालिए ना। मेरा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी माफी मांगी, अब राघव चड्ढा भी मांग रहे हैं। तो परंपरा हो गई है पार्टी की कि गलती करो और माफी मांग लो। रमेश बिदुरी जी ने सदन में गलती की थी, माफी मांगी। सर गलती मत करिए। यही सवाल मैंने आशीष जी को टोक कर पूछा और उनसे पूछा कि उस पर भी कुछ बोलिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो माफी मांग चुके हैं। मांग चुके हैं, ये भी मांग लेंगे सर ऑन स्पॉट। उसी समय राजनाथ सिंह जी जो उनसे बहुत सीनियर नेता हैं, ऑन स्पॉट उन्होंने इस भरे सदन में खेद व्यक्त किया, माफी मांगी। पहले गाली दो, केजरीवाल जी ने माफी मांगी राघव चड्ढा की तरफ से। अरविंद केजरीवाल जी का माफीनामा दिखाइए। चलिए ठीक है अमित जी मैं पॉइंट पर आता हूं। अमित जी मैं पॉइंट पर आता हूं। अमित जी मैं पॉइंट पर आता हूं। राघव चड्ढा ने जिन 5 साथी सांसदों का हस्ताक्षर फर्जी किया था, साथी तो सांसद थे, उनको आप मनवा के करा लेते, खुद से सिग्नेचर करने की जरूरत क्या थी? देखिए दिल्ली अध्यक्ष की बात थी और इनको पता था होगा कि हमारा पूरी मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, इसलिए कर लिया होगा। गलती तो मैं कह रहा हूँ कि गलती हो गई होगी उनसे, और गलती हो गई हुई तो उनको माफी मांगना देते हैं आपके नेता। इंतहा हो गई निर्लजता की यार राणा जी। आमिर जी मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि मेजोरिटी नहीं बनी तो हमने फर्जी कर लिया। फिर आप खुद को कैसे ये कहेंगे कि जो आपकी पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, तो पढ़े लिखे होने के बाद क्या यही समझदारी है कि फर्जी तरीके से काम कर लो? इंडिया इस करप्शन से पैदा हुए हैं। सच मायने में तो राणा जी अगर बीजेपी दिखाते हैं ना इस केस में तो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा ये जी, क्योंकि सब कुछ एडमिटेड है। कोई इसमें ज्यादा एविडेंस की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, फोर्जरी का सीधा सीधा केस है। बिल्कुल, और ये तो अब अमित जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? ये तो जो है नहीं सर, मतलब राणा जी अमित जी सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ। जब राघव चड्ढा का वकील कोर्ट के सामने ये कहता है कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, तो हाँ। आपके ऑडियंस ये समझेंगे कि माफी मांगना इज एडमिशन ऑफ मिस्टेक और एरर और हाँ। षड्यंत्र, वट एवर यू मे कॉल इट। तो जब आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमने ये किया, एडमिशन ऑफ गिल्ट है ये। हाँ। जब एडमिशन ऑफ गिल्ट है और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट और राघव चड्ढा के बारे में यही कहूंगा कि बड़े कॉन्फिडेंस से राघव चड्ढा वहां गए थे, तभी उन्होंने ये समझिएगा कि उन्होंने ना सिर्फ धनखड़ जी को इसमें पार्टी बनाया, बल्कि राज्यसभा सेक्रेटरिएट को पार्टी बनाया, प्रिविलेज कमेटी को पार्टी बनाया। लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये हालत हो गई है आज आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद भी जो निर्लजता उनके नेताओं और प्रवक्ताओं के बीच में है, वो देख के मुझे लगता है दिल्ली की जनता शर्मसार होगी कि हमने कैसे लोगों को अपने सर पे अपना नेता बना के बिठा दिया। ये शर्मनाक बात है। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टिप्पणी दी है ना, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट एज रखते हुए उनको इशारा दिया है कि भैया पहली बार के पार्लियामेंटेरियन हैं और सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट एज देते हुए ये कहा है कि आप जाके राज्यसभा चेयरपर्सन से मिलके माफी मांग लीजिए अनकंडीशनल। लेकिन साथ ही में ये भी कहा है कि उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो आपको माफ करें या ना करें। अगर वो माफ नहीं करते हैं तो इनकी सदस्यता 100% जाएगी, जो कि जानी भी चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए थे, मैं वो सवाल आपसे जानना चाहता हूं। जैसे उन्होंने पूछा कि संसद की अगर कार्यवाही को कोई बाधित करता है तो कितने समय के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है, और क्या राघव चड्ढा का जो गलती है क्या वो उससे बड़ी है?
देखिए, इसमें दो विषय हैं। एक तो संसद की कार्रवाई बाधित करना है, और दूसरा वो फोर्जरी वाला एंगल है। दोनों अलग अलग हैं। और इसमें जो है, जो बाधित करने का इशू है, उसमें चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनका डिस्क्रिशन है जी, कि वो चाहे तो एक सेशन के लिए करें, चाहे वो पूरे उसके लिए कर दें। लेकिन इसमें क्योंकि ये सिर्फ बाधित करने वाला विषय नहीं है, कुछ छोटे काम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाधित करने वाला नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एक फोर्जरी का केस है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहां पे दिखता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है, क्योंकि ए पर्सन कैन लाई, डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई। एक व्यक्ति जो है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। दस्तावेज तो रिकॉर्ड पे है, सदन के पटल पे है जी। ये बहुत ही सीरियस मामला है। तो फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट अपना एक तरह से डिस्क्रिशन अख्तियार करते हो और ये कह रही है कि जाओ माफी मांग लो, अकेले में उनसे माफी मांग लो जाके अपॉइंटमेंट लेके, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी मेहरबान है इनके पास, इनके ऊपर, और इनको कर लेना चाहिए काम जल्दी से जल्दी। बिल्कुल अमित जी, ज्यादा बेहतर तो यही होता कि बिना सुप्रीम कोर्ट जाए ही अगर माफी मांग लेते तो शायद इतनी थू नहीं हो रही होती। राघव चड्डा जी का अपना डिसीजन था, कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ज्यादा राघव चड्ढा के साथ पार्टी का भी तो कोई डिसीजन होगा। राघव चड्ढा सब कुछ अपने मन से थोड़ी कर रहे होंगे। कर रही है, राघव चड्ढा से खुद को अलग कर लिया आम आदमी पार्टी ने, ये कह के कि राघव चड्ढा का खुद का डिसीजन है, जैसे कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से खुद को अलग किया। ये तो राघव चड्ढा जी के लिए सच में डूब मरने जैसी बात है कि जिस पार्टी के लिए वो अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं, जरा सी मुसीबत आते ही उस पार्टी ने खुद को उससे अलग कर लिया। क्या भैया तेरी मुसीबत है, खुद निबट। काश राघव चड्ढा जी ये सुन रहे हो अमित शर्मा जी की बात। अमित जी, पार्टी और राघव चड्ढा अलग अलग है? एक ही है पार्टी, और राघव चड्ढा पार्टी है। तो आप तो हर बात, मैंने जितने भी सवाल किया हर बात पर राघव चड्ढा को अलग कर देते हैं कि वो उनका डिसीजन है, राघव चड्ढा ने ऐसा सोचा होगा, राघव चड्ढा ने इसलिए ऐसा कर लिया होगा। पार्टी का डिसीजन तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पार्टी का डिसीजन क्या, पार्टी का डिसीजन तो था ही नहीं। पार्टी का डिसीजन तो ये भी नहीं था कि आप गलती करो। चलिए राघव चड्ढा, राणा जी चलिए राघव चड्ढा अलग है, तो क्या पार्टी सुप्रीमो ने उनके इस एक्शन को एक बार भी कंडेम किया इतने दिनों में? बिल्कुल उसी सवाल पर मैं आ रहा था अमित जी के साथ। क्यों अमित जी? एक बात है कि राघव चड्ढा ने खुद क्या कहते हैं जो है वहां पे वो दस्तावेज दिए, ठीक, और फर्जी साइन मारे। जिन लोगों के फर्जी साइन किए उनका जो है क्या रिएक्शन रहा उस पे, वो भी कंसीडर करने लायक चीज है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में जो है उनकी पार्टी लाइन क्या है और वो क्या है, ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। जैसे अभी हाल में क्या हुआ, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी, तो उसमें एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन पूछा कि भाई पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया जी। तो इसी तरह से ये पार्टी लाइन पे ये राघव चड्ढा का भी काम है। जब पार्टी लाइन पे ये काम हो रहा है और फर्जी सिग्नेचर्स वगैरह ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसमें भी ये देखना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इसमें आती है कि भाई जो पार्टी थी वो क्या कर रही थी उस समय जी। तो ये जो है मैं कह रहा हूं बार बार कि वही बहुत सीरियस मामला है। अब ये माफी मांग लें तो उसमें कुछ रास्ता निकल आए शायद जी। अमित जी, पार्टी और राघव चड्ढा अगर अलग अलग नहीं है तो फिर पार्टी का स्टैंड क्या है राघव चड्ढा की उस गलती पर, या पार्टी भी शामिल है उस गलती में? देखिए पार्टी अभी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त है। नहीं तो मामला आज का नहीं है ना, चुनाव प्रचार में तो अब व्यस्त है। और क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद, और आप उनके लिए कह रहे हैं कि भैया प्रचार में व्यस्त है, तुम्हारा मैटर तो बाद में सुनेंगे हम। नहीं ये कौन सी बात है? राघव चड्ढा उस समय पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह थे राज्यसभा में। बिल्कुल, स्टार प्रचारक कई जगह पे चुनाव प्रभारी रहे, पंजाब में भी रहे, गुजरात में भी रहे, और आप उन्हें इतने आराम से कह रहे हैं। आज भी हमारे राज्यसभा सांसद है। अमित जी, राणा जी मेरे पास एक सवाल है। मेरे पास एक सवाल है कि क्योंकि एक पर्सनल सवाल है लेकिन इस समय जुड़ा हुआ है कि क्योंकि राघव चड्ढा जवाई राजा नहीं बन पाए, इसलिए क्या उनको अलग थलग कर दिया गया है? अब उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है,
उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो आशीष पार्टी जी की लाइन पे है या नहीं है, इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। अब तो काउंटर कर दीजिए, आप बोल ही नहीं रहे कुछ भी, अब तो काउंटर कीजिए। आशीष जी गलत बात कह रहे हैं, ये कौन सा बिल्कुल डिबेट का गलत बात मामला नहीं हो कह गया? रहा, आप गलत बात कह रहे हैं। आप बताइए मैं राघव कह दूं, चड्ढा से हाथ धोने की मैं वजह कह- क्या है? वो तो मैं कह दूं आपका तो- अनुयायी है, छोटा भाई है। नहीं, एक बार भी सुनिए एक बात, अगर एक बार भी केजरीवाल उनके एक्शन को कंडेम नहीं करते, उनके एक्शन की भर्त्सना नहीं करते, कम से कम उनसे अच्छी तो ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने महुआ ये क्या मोर्चा से एलिगेंस अपना लगा था? किनारा पर्सनल- ऑफिशियल किया। पर्सनल क्यों लेना स्पोक्सपर्सन ने उसपे? आके कहा पर्सनल क्यों लेना TMC से कोई उसपे? लेना देना नहीं है। पर्सनल तो क्यों फिर लेना? आप ये मानेंगे आशीष कि जी, उनका हाँ। भी पूरा हाथ है इसमें? आशीष जी वो जवाब दे रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए अमित जी। पर्सनल क्यों लेना उस पर? आप काउंटर, आप जवाब दीजिए ना। पर्सनल नहीं ले रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मेरा- कि क्या ये वजह है। आप डिनाई कर दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये वजह है क्या? सारे ही नेता ऐसे होते हैं कि कहाँ पे क्या बोलना है, किसी के ऊपर पर्सनल चले जाएंगे आप? क्या अरे मतलब कमाल है हो ये गई। जमाई राजा मैंने का? आपसे एक सवाल नहीं, जमाई पूछा, राजा मना का कर मतलब क्या है? दीजिए। जमाई राजा का मतलब क्या आप ये क्यों बता मतलब दीजिए ना। क्यों नहीं है? मेरे को नहीं, समझ नहीं बता आ दीजिए रहा ना कि जमाई आप राजा का राघव मतलब। चड्ढा से आम आदमी पार्टी खुद को डिसोशिएट कैसे कर सकती है? क्यों आम भारतीय आदमी जनता पार्टी पार्टी का के जमाई राजा बन सुप्रीमो गया से वो? पूछे बिना भारतीय एक जनता पार्टी पत्ता का नहीं जमाई राजा हिलता। बन गया वो। तो आप राघव चड्ढा को कह रहे हैं उनका पर्सनल मामला है, भारतीय जनता- आप कह रहे हैं हम भारतीय उनके जनता लिए पार्टी इसलिए कुछ नहीं का जमाई बोलेंगे राजा बन गया। क्योंकि हम इलेक्शन में बिजी किसके हैं। जमाई राजा बन कमाल गया? हो गई आपकी, आप निर्लजता लोगों की ने हद नहीं हो किया। गई। काश राघव जमाई चड्ढा बना लिया आज क्या आप आपका लोगों ने? ये वक्तव्य ये गलत सुन है रहे यार। हो तो उन्हें समझ गलत में है। आएगा कि पार्टी में गलत उनकी क्या है। औकात है, क्या समझती नहीं तो आप है जवाब पार्टी दीजिए ना उनको। अमित जी जवाब दीजिए ना बात का। जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देंगे तो सवाल उठेंगे। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। अमित जी आज नाराज उन्होंने होकर भागने चले गए भी हैं इस सवाल से। दौड़ा भागा ठीक। से। सर ये नाराज नहीं है, ये दौड़ा भागा पार्टी है। जैसे उनके सुप्रीमो ईडी से भाग रहे हैं, ठीक है बस ऐसे आशीष जी मैं अमित भी यही जी कहना इस चाहता हूं डिबेट कि से भाग पर्सनल गए सवाल हैं। ना हो, किसी पर भी पर्सनल सवाल ना हो। ज्ञान प्रकाश जी सर, मैं इसमें कुछ मैं पर्सनल इसमें है कुछ ही कानूनी नहीं है। दांव पेच के हिसाब से समझना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर इस पूरे मैटर को समझने के बाद कि क्या संसद सदस्यों के निलंबन के नियमों के बारे में आखिर क्या कुछ रूल पूरा कहता है? देखिए ये प्रिविलेज जो है एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 105 और उसके आगे के आर्टिकल्स में जो है ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है पार्लियामेंटेरियंस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एब्सोल्यूट जैसे कहीं पे नहीं होती, ऐसे ही सदन में भी एब्सोल्यूट स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। और जो भी आप बात कहेंगे सदन में वो तथ्यों के आधार पर और सही जो पार्लियामेंट्री वर्डिंग्स हैं उनके हिसाब से कहेंगे। अब इसमें क्या है, इन्होंने तथ्य तो जो कुछ भी थे तो सो थे, लेकिन उसमें एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट जो लगाया, हाँ। ये एक तो कंटेम्प्ट ऑफ दिस प्रिविलेज कमेटी और राज्यसभा हो गया जिसके लिए प्रिविलेज कमेटी में केस गया। दूसरा जो है, क्योंकि ये एक फोर्जरी का केस है और इसमें एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ही राज्यसभा का और सदन का होता है, तो कोर्ट का बहुत ही लिमिटेड रोल है इसमें। हाँ। कोर्ट जो है, जो सदन के पटल पे चीज कही जाती है, मैं इन्हीं के केस से एक आपको एग्जांपल लेता हूं कि जब इनके नेता केजरीवाल ने दिल्ली के सदन में वो कहानी सुनाई टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहानी के बेस पे अगर वो बाउट ऑफ असेंबली होते तो उनके ऊपर केस हो सकता था। असेंबली में भी अगर इसकी स्पीकर जो है कोई सशक्त होता, न्यूट्रल स्पीकर होता, तो वो भी एक्शन ले लेता। लेकिन क्योंकि स्पीकर भी इन्हीं का और सारी सरकार इन्हीं की, तो इसलिए वहां पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां पे सदन में जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो है धनखड़ जी बैठे हैं या और सभी सांसद बैठे हैं, उस स्थिति में जो है अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है लीगल एक्शन होगा। तो लीगल एक्शन पे अब ये उस चीज का अंदाजा, उस चीज की सीरियसनेस अभी तक नहीं समझ रहे। ये भी एक सोचने की बात है। अभी भी अगर इनके नेता ये बात कर रहे हैं कि वो चुनाव में व्यस्त हैं और ये सारी व्यस्त हैं, अरे भाई तुम अपने आप की व्यस्तता बाद में देखना, पहले स्वयं को देखो कि आप कहां पे खड़े हो, क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो जी। ऐसा नहीं है संभव कि आप कुछ भी बोलेंगे और बच के निकल जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है।
तो ये जो एक इन्होंने एक तरीका अख्तियार किया है शुरू से कि कहीं पे भी किसी के बारे में भी कुछ बोल दो, क्योंकि एक उसका कारण ये भी हो सकता है कि ये जो पार्टी है ये सत्ता में जो है ये भीड़ तंत्र के कारण आई, अनर्गल आरोपों के कारण आई, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इनके पास ना तथ्य था, ना एविडेंस था, ना सबूत था। बस इन्होंने गालियां देनी लोगों को शुरू करी और उसके बाद में जो है ये सत्ता में आ गए। लेकिन इनको सत्ता चलानी नहीं आई। जिस प्यार से, जिस ताकत के साथ लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, वो ताकत और वो प्यार ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए और इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें ये रंगे हाथों जिसे कहते हैं पकड़े जाते हैं। चाहे वो डिफेमेशन के मामले हों, चाहे वो शराब नीति से संबंधित मामले हों, चाहे अब ये राघव चड्ढा जी का मामला हो, जितने भी मामले इनके देखेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट केस है। फिर ये आरोप चाहे बीजेपी पे लगाएं या किसी भी पार्टी पे लगाएं, इनको थोड़ा सा ये मैच्योरिटी के साथ समझना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर होता है, संविधान सबसे ऊपर होता है जी। और कानून जब मार करता है अपनी तो आवाज नहीं होती। हाँ। तो ये जो इस समय जो स्थिति में फंसे हुए हैं ये सभी लोग, हाँ। इसका कारण है कि इनके बड़बोलापन जी। चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कोई भी हो, इनके सारे नेताओं में ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो अब जो है ये फेस कर रहे हैं उस चीज को। और मेरे हिसाब से तो अगर जो प्रिविलेज कमेटी और राज्यसभा के चेयरमैन साहब अगर थोड़े लीनियंट हुए तो ये शायद कुछ बच जाएं। अदरवाइज जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन धनखड़ जी का है, राज्यसभा चेयरमैन का है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं इस पे। ठीक। और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट भी कितना इंटरफियर कर पाती है, कितना नहीं कर पाती, ये भी जो है सोचने की चीज है। ठीक है। हाँ आशीष जी, पहले तो आप अपनी बात ही रख लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। जी राणा जी, मैं यहाँ पे सर की बात से काफी हद तक इत्तेफाक रखूंगा, ज्ञान प्रकाश जी की बात से, जब उन्होंने कहा कि इन लोगों को सफलता हजम नहीं हुई। ये सच्ची बात है, क्योंकि एक कहावत है, कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिबेट में लेना अच्छा नहीं है, देश को अगर घी खिला दो ना तो उसको हजम नहीं होता। ये सच्ची बात है जो इनके साथ सत्य हो रही है। लेकिन एक और मुहावरा है जो मैं कह के अपनी बात दर्शकों को समझाना चाहूंगा, और वो ये है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो ना तो फिर वो मालिक की गर्दन ही काट देता है। तो यहां पे जब इनको अनकंडीशनल पावर मिल गई, ऐसी अनप्रेसिडेंटेड पावर मिल गई जो शायद सपने में इन्होंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर ऐसा प्यार बरसाया, ऐसा मान सम्मान इनको दिया, ऐसा विश्वास किया कि जो ये प्रचंड बहुमत लेके आए वो एक षड्यंत्र के तहत है। वो समझते समझते लोगों को काफी टाइम लग गया, क्योंकि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे, एक अलग तरह की राजनीति लेके आएंगे, ऐसे वादे लेके आए थे, तो उस समय जनता को नहीं पता था कि जो आदमी कहता है कि भैया मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, मेट्रो पे चलूंगा लेने, रामलीला मैदान में सारे मंत्री मेट्रो से आए थे, वो आज कितनी गाड़ियों के फ्लीट पे घूम रहा है। जो कहता है छोटा सा बंगला नहीं, मुझे एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, आज वो अपने बंगले पे 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। लोगों को नहीं पता था कि जो बच्चों की शपथ खा रहा है मैं बीजेपी कांग्रेस की मदद नहीं लूंगा, वो ये सब करना शुरू कर देगा। आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज लोग हकीकत देख रहे हैं। आशीष जी, मेरा अब सवाल ये है कि सदन के भीतर तक जो लोग जाते हैं बहुत जिम्मेदार लोग हैं और जनता भी एक उम्मीद के साथ उन्हें सदन तक भेजती है, लेकिन जब उनकी इस तरह की चीजों को देखते हैं या इस तरह के कृत्यों को देखते हैं, ये मैं सारी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, तो फिर दुख तो होता है जी। तो आखिर नेताओं में समझदारी कब आएगी? चाहे कोई पढ़े लिखे होने का दावा कर ले, चाहे खुद को कितना भी एजुकेटेड समझ ले, लेकिन भरमार है गलतियों की। फिर भी मैं यहां पे एक बात ये कहूंगा राणा जी, हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि कभी भी कोर्ट भी ये चीज देखता है, किसी के अगेंस्ट भी कोई अगर कोई कंप्लेंट आती है, पुलिस भी ये देखती है कि ये आदमी है, ये पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। यानी जो मैंने शब्द कहा, ये जो की गई है ये गलती है या सोची समझी साजिश या षड्यंत्र है। यहां पे हम सबको पता है कि आम आदमी पार्टी शुरू से यही करती आई है। उनके 2-3 मोडस ऑपरेंडी हैं काम करने के। पहला मोडस ऑपरेंडी है कि वो किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं, झूठा हो सच्चा हो, माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसमें क्या करता था शाहरुख खान या सलमान खान, कौन था मुझे याद नहीं, वो अपनी जेब में एक राखी लेके चलता था, हर लड़की को पटाने की कोशिश करता था, जो पट गई तो ठीक, वरना जहां पड़े चप्पल पड़ने लगी है जेब से राखी निकाल के आगे कर देता था। इनका वही वाला हाल हो गया है, ये हर किसी पे लेकिन मैं तो ये सारी पार्टियों के लिए मैंने सवाल पूछा था आशीष जी। आशीष जी, मेरा ये सवाल हर पार्टी के लिए था
क्योंकि गलती सिर्फ एक पार्टी के नेता से नहीं होती है, हर पार्टी के नेता से गलती हुई है। तो आखिर इतने जिम्मेदार, इतने चित गंभीर कब बनेंगे नेता कि ऐसी गलतियां ना हो? क्योंकि हमें मेंटली भी इतना स्ट्रोंग तो होना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, नेताओं को मेंटली इतना स्ट्रोंग तो होना चाहिए कि वो जिस पटल पर खड़े हैं। मैं सवाल समझ गया राणा जी, उस पटल पर तो गंभीर नजर आए। मैं सवाल समझ गया जी, मैं सवाल समझ गया। पॉलिटिक्स में हम लोग कहते हैं दो तरह के नेता होते हैं। हाँ। एक वो जो ग्रास रूटर होते हैं, हाँ। यानी जमीन से जुड़े हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए, हाँ। और एक होते हैं पैराशूट ट्रूपर्स होते हैं। हाँ। एक ग्रास रूटर और एक पैराशूट ट्रूपर्स। तो आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता आप जो देखेंगे वो पैराशूट ट्रूपर्स हैं। उन्होंने कभी ग्रास रूट लेवल पे काम किया ही नहीं। आप बीजेपी कैडर देखेंगे ना सर, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं एक आदमी को मंडल पदाधिकारी बनने में, अगले 10 साल लग जाते हैं जिला पदाधिकारी बनने में, और फिर 20, 25, 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहीं जाके कोई आदमी एमएलए, एमपी बनता है। तो जब वो ग्रास रूट लेवल से धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो सारे प्रोज एंड कॉन्स गेम के समझ चुका होता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत नेता हैं आपके यहाँ भी जो कम उम्र के हैं और सदन के भीतर हैं। आशीष जी, बहुत नेता हैं जो कम उम्र के हैं और सदन के भीतर हैं, आपके भी तमाम नेता हैं, तो सब पर तो ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। मैंने क्या कहा, वो एक्सेप्शन है सर, मैंने क्या कहा, वो एक्सेप्शन है। आप आम आदमी पार्टी को अगर देखेंगे तो वो पार्टी ने कितने साल पहले जन्म हुआ, कैसे उन्होंने लोगों को चुना और कैसे रातों रात वो इतनी ऊपर चले गए। क्योंकि मेरा सवाल तो इसीलिए हर पार्टी के नेता के लिए है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, मेरा तो हर पार्टी के नेता के लिए सवाल है। अब अगर उस पटल पर खड़े होने के बाद भी गंभीरता नहीं, तो फिर कैसे समझा जाए कि गंभीर है? मैं बता रहा हूं आपको जी। राणा जी, आप एक बताइए, आज से पहले भी, आप सरकार आने से पहले भी दिल्ली के अंदर कभी बीजेपी सरकार थी, कभी कांग्रेस सरकार थी, दोनों के रहते हुए कभी आपने इतनी खटपट सुनी? कभी एलजी का नाम भी सुना? कभी एलजी के साथ इतना द्वंद्व हुआ हर छोटी छोटी बात पे? कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागा गया? कभी आपने सुना कि किसी ने इसको क्या कहते हैं आप लोग, विधानसभा में इस तरह के संवैधानिक जगह पे, संवैधानिक पद पे रहते हुए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए? कौन एलजी? किसका एलजी? कहां का एलजी? ये एलजी क्या हमारे सिर पे आके बैठेगा? एक चीफ मिनिस्टर को कभी आपने ये कहते हुए सुना, मैं लेट जाऊंगा, 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा, मैं अराजक हूं? इस तरह के वक्तव्य, इस तरह का आचरण, इस तरह की सभ्यता, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की सोच कभी आज तक किसी पार्टी ने दिखाई क्या? आप ये तो सोच के देखिए ये किस तरह की पार्टी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था आशीष जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपकी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की थी, तब भी इस तरह की तू मैं बहुत होती थी। क्योंकि मैं तो उस समय पर जन्म भी नहीं हुआ होगा या उतना समझता भी नहीं था पॉलिटिक्स को, लेकिन मैंने पढ़ा तो ये मैंने क्या कहा राणा जी, मैंने क्या कहा आपको? दाल में हमेशा नमक होता है। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, तो दाल में नमक होता है और होना भी चाहिए, मगर इनके केस में नमक में दाल है, इसलिए ज्यादा एकदम हाईलाइट हो जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं कि दाल में नमक तक ठीक है, नमक में दाल नहीं चला करती। आप सोच के देखिएगा, ये एक इतनी बढ़िया पॉलिसी लेके आते हैं कि जी हम लिक्वर पॉलिसी लेके आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और उसके बाद जैसे ही एलजी साहब कहते हैं इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा रही है, पॉलिसी रोल बैक कर लेते हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे ये खुद उसके अंदर आते हैं। ये कहते हैं कि भैया जो मर्जी जांच करा लो, हम जांच में सहयोग देंगे, जांच के लिए बुलाया जाता है तो भाग जाते हैं। यानी हर जगह कॉन्ट्राडिक्शन। जब इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर दिखेगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दिखेंगे, तो सवाल तो अपने आप उठेंगे कि भैया वो तुम थे जो कट्टर ईमानदार थे, तुमसे तो ये अपेक्षा नहीं थी। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, आखिर क्या इसके लिए भी कोई रूल बनना चाहिए कि क्योंकि तमाम कमेटी बनी, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी नेताओं में वो गंभीरता नजर नहीं आती है सदन के भीतर भी, जो उस पटल पर जाने के बाद होनी चाहिए? देखिए, जो राज्यसभा लोकसभा के बिजनेस रूल्स हैं ऑलरेडी, और उन बिजनेस रूल्स के हिसाब से जो है वहां के कार्य चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखने में आता है वो ये है कि एक कुछ जो एमपीज हैं वो इस तरह का आचरण करते हैं जो एक एमपी को जो है शोभा नहीं देता, सांसद को शोभा नहीं देता। अब
कुछ सालों से, खासतौर से जब से ये मैंने कहा कि भीड़ तंत्र वाले ये पार्टीज कुछ आ गई हैं, तो उनका मूल उद्देश्य जो रहता है वो रहता है कि हम कैसे भी लाइमलाइट में आ जाएं। जैसे आपने एक कुछ समय पहले दृश्य देखा होगा कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के, वो टेबल पे ही चढ़ गए थे। ऐसा नहीं होता। या फिर एक और नेता है हमारे, क्या कहते हैं, जिनको कांग्रेस वाले युवा नेता कहते आए हैं हमेशा से, उन्होंने कागज ही फाड़ दिया था, बिल ही फाड़ दिया था वहां पे। या फिर वो ऐसे एक्शन करते हैं जैसे विंकिंग ऑफ आईज या कुछ भी एक ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि सदन की गरिमा क्या है। तो ये जो स्थिति है ये एक्चुअली में आचरण, ये व्यक्तिगत जो उनकी सोच है, जो उनका आचरण है वो दिखाती है। रूल्स रेगुलेशंस कानून है अपनी जगह पे, लेकिन कोई व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये जो है ये भी अहमियत रखता है। राइट्स और ड्यूटीज ये एक दूसरे के कोरिलेटेड हैं। हाँ, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, रोकने का तो ये है कि सख्ती अगर की जाए, तो जैसे ये सस्पेंड हुए हैं अभी, निलंबन का हुआ है, ऐसे क्या कहते करना शुरू कर दें। और राज्यसभा के चेयरमैन को ये पावर है, स्पीकर को ये पावर है। तो लेकिन अब समस्या ये है कि अगर इस तरह के हार्श एक्शंस लिए जाते हैं तो फिर ये कहते हैं जी जनतंत्र खतरे में पड़ गया, हमें बोलने नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली अंदर से आचरण का मामला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब हमें क्या कहते हैं, अब निकाल ही दिया इन्होंने। तो ये चीज जो है, एक तरफ जनतंत्र की प्रक्रिया है, प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, और दूसरी ओर जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन ये जनता के लिए मैं तो कहूंगा कि जनता को स्वयं ये देखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजें जिनके आचरण में एक शुचिता हो, एक अच्छाई हो। तो वो चीज जो है ये जनता से शुरू होगी और क्या कहते हैं वहां पे सदन में तभी दिख सकती है। बिल्कुल आशीष जी, जनता को ये सोचना होगा कि आखिर ऐसे लोगों को चुनकर भेजा जाए जिनमें गंभीरता हो, लेकिन पार्टियों को भी ऐसे नेताओं को उतारना होगा मैदान में जिनमें गंभीरता हो। बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी एक चीज हमेशा हम लोग मानते हैं, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल, देखिए पार्लियामेंट वही है, आर्मी वही है, कोर्ट्स वही है, ईडी वही है, सीबीआई वही है, और अराउंड जियो पॉलिटिक्स वर्ड की वही है। अमेरिका भी वही है, चाइना भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। लेकिन पॉलिटिकल विल नाम की वो चीज होती है जिसकी वजह से पिछले 9 साल में जो भारत का कहां से कहां वर्ल्ड लेवल पे रुतबा था और आज कहां है वो हम देख रहे हैं। हमारी सेना का शौर्य पहले भी वो दिखा सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। ईडीआई सीबीआई पहले भी छापे मार सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं थी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले भी पास हो सकता था, पॉलिटिकल विल नहीं थी। राम मंदिर पहले भी बन सकता था, पॉलिटिकल विल नहीं थी। 370 पहले भी आ सकता था। आशीष जी, मैं इसी बात पर आपको टोक रहा हूं, एकदम से ऐसे मत कहिए कि पहले शौर्य नहीं था अब ज्यादा हो गया है। कारगिल युद्ध भी जीता था हमने। नहीं सर, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा शौर्य नहीं था। मैंने हमेशा से शौर्य अपनी सेना पे है और रहेगा। मैंने कहा पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये स्टेटमेंट उनको किसी ने नहीं कही थी, पहली गोली मत चलाना, पर अगर पहली गोली वहां से चले तो फिर गिनना मत कि कितनी गोलियां चलाई हैं। ये शब्द नहीं कहे गए थे। और दूसरा, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो विरोधाभास उनके अंदर है, चाहे वो लिक्वर पॉलिसी को लेके हो। अभी रिसेंट मामला क्या चल रहा है आपको पता है? आज ही हाई कोर्ट ने इतनी जबरदस्त, आज 1 घंटा पहले लताड़ लगाई है आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, और उन्होंने 5 बातें कही हैं। पहली बात, देश और दिल्ली की जनता को खासकर साफ हवा देना आपकी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो गैस चैम्बर में रह रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप कोर्ट की बातों को भी ध्यान नहीं रख रहे हो, ये आपकी निष्क्रियता है। और आप ये सब चीजें जो आपके लिए चुनना सरकार आपको लाए, जनता चुन के लाई, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये आपकी विफलता है। और दूसरी बात आप ये समझिएगा कि पहले ये वही आम आदमी पार्टी थी जो कहती थी कि दिल्ली का प्रदूषण का जिम्मेवार पंजाब है। अब पंजाब में इनकी अपनी सरकार हो गई तो पंजाब एक लाइन और कही है हाईकोर्ट ने। आशीष जी, हाईकोर्ट ने एक लाइन और कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन सारी सरकारों को मिलकर सुझाव देने होंगे, हलफनामा दायर करना होगा और बताना होगा कि कैसे कम कर पाएं, क्योंकि जितना प्रदूषण दिल्ली में उतना नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है।
जी, मैं एक लाइन यहां पे बता दूं आपको, क्योंकि आज हम आम आदमी पार्टी पे बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर ही फोकस रह के अपने आप की बात का रख रहा हूं। ठीक एक साल पहले, आज से एक साल पहले 3 नवंबर 2022 को इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई पंजाब की वजह से जो प्रदूषण हमारा दिल्ली में आ रहा था वो हम अब कम करने जा रहे हैं। रिपोर्टर ने पूछा आपने अभी तक किया क्यों नहीं, पंजाब में तो आपकी सरकार है। एक साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। वो मैंने देखी है, उन्होंने कहा कि हमारी गलती है, हमें समय नहीं मिला, मार्च में सरकार बनी है, वो तो मैंने सुना है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, मेरा सवाल जो था, नहीं आशीष जी मुद्दे से भटक जाएंगे, मेरा सवाल जो था मेरा यही था कि आखिर नेताओं में गंभीरता को लेकर, और मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि एमसीडी के समय पर भी हमने वो देखा, आपकी पार्टी के नेता भी टेबल पर चल रहे थे, उन्होंने भी कुर्सियां फेंकी जी, तो ये गंभीरता तो हर तरफ से होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंभीरता हर तरफ से होनी चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको कहा कि पहली बात तो ये कि आपने एमसीडी इलेक्शन का जिक्र किया, तो एमसीडी इलेक्शन में हमने एमसीडी की मेयर जो आप पार्टी की शैली ओबरॉय हैं, हम सब ने उनका वीडियो देखा कि कैसे वो अपने सदस्यों को इंस्टिगेट करती हैं और उसके बाद पूरा बवाल शुरू होता है। नहीं, उससे पहले भी बवाल हुआ था, देखा और दिखाया। हाँ जी, उससे पहले भी बवाल हुआ था। नहीं, बवाल तो पहले भी हुआ था ना, बवाल तो इसलिए हुआ, बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमेशा से अथॉरिटी को चैलेंज करने की आदत है। जब वहां पे अथॉरिटी ये कह रही है कि भाई पहले जो एल्डरमैन बनाए गए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, एलजी साहब ने देखो 250 सांसद पार्षद बने, उस 250 में से 10 सिर्फ जो थे वो एलजी साहब ने वो किए, मनोनीत किए, तो उनको कहा गया कि पहले इनको शपथ दिला देते हैं ताकि ये भी जाने वाले बने, एलजी साहब भी जाए तो चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले और बाद के ऊपर ही बवाल कर दिया उन्होंने कि नहीं भैया इनको पहले क्यों दिला रहे हो, अथॉरिटी को ज्ञान प्रकाश जी लास्ट कमेंट इस पूरे मामले पर, आप किसी को नहीं समझते। ज्ञान प्रकाश जी लास्ट कमेंट इस पूरे मामले पर कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते और पहले ही माफी मांग लेते तो ज्यादा फायदा होता पार्टी को? देखिए कहावत है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, तो राघव चड्ढा जी बिल्कुल अगर सुप्रीम कोर्ट जाए बिना धनखड़ जी के पास जाके रिक्वेस्ट करते, माफी मांग लेते तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता, न्यूज भी नहीं बनती शायद जी। लेकिन उन्होंने जो हरकतें की, जो उनका एक पार्टी ट्रेंड है, तो वो जो हरकतें हैं उनकी, वो उनको लाइमलाइट में लाती हैं। अब लाइमलाइट में वो नेगेटिव चीजों के ज्यादा आ रहे हैं और पॉजिटिव चीजों के कम आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ये मुझे तो जो जिन्होंने भी, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन लीगल सलाह जिन्होंने भी दी वो क्या सोच के दी, कैसे दी, इस पे भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें कोर्ट में जाके ये कहना था कि भाई माफी मांग लेंगे हम, तो इससे बेहतर तो यही था कि केस ही ना फाइल करते। ये तो एडवर्स अपने आप में हो गया। बिल्कुल। हाँ, लास्ट कमेंट आप भी दे दीजिए आशीष जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि जो पार्टियों के अंदर आप नेता के एक गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, वो उनका डीएनए देख के पता चलता है, सभ्यता संस्कृति देख के पता चलता है। जहां एक पार्टी का नेता फॉर्जरी कर रहा है एमपी, दूसरी पार्टी का नेता कभी आंख मार रहा है, कभी जफ्फी पा रहा है, कभी फ्लाइंग किस दे रहा है, तो वहीं पे हमारा नेता जो है वो संविधान के इस मंदिर में सीढ़ियों को माथा लगाते हुए लेकिन आप ही के एक नेता सदन में खड़े होकर फिर तू तड़ाक भी करते हैं। आशीष जी वो वाला कांड भी शामिल कीजिए ना। आशीष जी रमेश बिधूड़ी वाली लाइन भी एक ऐड कर लीजिए इसमें, अच्छा लगेगा, फिर बराबर हो जाएगा सब। सर मैंने क्या कहा, देखिएगा मैंने पहले ही आपसे कहा कि नमक दाल में अक्सर होता है, लेकिन नमक में दाल नहीं होती है। इन दोनों शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल ऐसे में यही कि जिस तरह की गलती राघव चड्ढा ने की है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जाकर पहले ही माफी मांग लेते तो इतनी थू शायद नहीं होती। लेकिन अभी भी जो उनका एटीट्यूड है, या जिस तरह से कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम उस फैसले का या उस टिप्पणी का सम्मान रखते हुए माफी मांगेंगे, अपनी गलती के एहसास के साथ माफी मांगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।